हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए यहाँ पर CDP की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवाए जाएंगे और पूरी समझ के साथ में ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सिलेबस देख लिया होगा और यहाँ पर आपके फॉर्म भी फिल होने लगे हैं, तो आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। और यदि नहीं किया है तो जा कर के आप फॉर्म फिल करिएगा और वहाँ पर सारी जानकारी सही तरीके से भरना, ताकि बाद में कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है आपके वर्ग 3 की, वो आपकी नवंबर से होने जा रही है। तो उसकी तैयारी के लिए आप बिल्कुल जी जान से लग जाइए, क्योंकि जब तक आप पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाते तब तक आप चयन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इसमें पात्र होना ज़रूरी होता है, तभी आप आगे की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जिस तरीके से प्री और मेंस होता है, तो ये MP टेट का प्री मान करके चलना। ठीक है, जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप चयन परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है CDP की हम आज से क्लास स्टार्ट करेंगे और सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए गणित पेडागोजी की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और उसकी 3 क्लासें भी हो चुकी हैं, जिसमें आपके पूरे जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक सारे कवर वहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी जो क्लासेस हैं ये ना केवल MP टेट के लिए, बल्कि आपके जो भी टेट होते, चाहे C टेट हो या रीट हो, जहाँ पर भी ये टॉपिक्स आने हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे CDP के। तो आपका जो MP टेट का वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का CDP का फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पर बाल विकास यदि हम बताते हैं तो ये थोड़ा सा आपकी समझ से परे होगा, क्योंकि जब तक आप उसका इतिहास नहीं जानेंगे कि ये बाल विकास आया कहाँ से, बाल मनोविज्ञान होता क्या है, किशोर मनोविज्ञान क्या कहलाता है, तब तक आप सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हमें उसके थोड़ा सा इतिहास जानना चाहिए कि कैसे ये बाल विकास आया है। क्या हमें डायरेक्ट बाल विकास से ही शुरुआत करनी चाहिए? तो आपको इससे पहले भी बता दें कि यहाँ पर जो आपका बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आपको करना है, बाल विकास का अध्ययन करना है, लेकिन उससे पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होती है। और ये आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया गया मनोविज्ञान के संबंध में, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, क्योंकि यहीं से जा कर के आपकी सारी चीज़ें जो है उनका उदय हुआ और उनको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान ही क्या है, आपका मनोविज्ञान है। साधारण सी बात हो गई, लेकिन हम इसके अर्थ को समझेंगे। तो मनोविज्ञान क्या केवल प्राणियों का ही अध्ययन करता है, केवल क्या मानव जाति का ही अध्ययन करता है, जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता होगा? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार यानी बिहेवियर और मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं मेंटल एंड फिजिकोलॉजिकली प्रोसेस का अध्ययन करता है या साइकोलॉजिकली प्रोसेस का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया कि यहाँ ना केवल मानव व्यवहार का बल्कि पशु पक्षियों के व्यवहार का भी यहाँ अध्ययन होता है। वही क्या है, आपका मनोविज्ञान है। अब देखिए, मनोविज्ञान जो है अध्ययन की वह शाखा है जो किसका अध्ययन करती है, मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजी कहते हैं। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये कहाँ से आया, किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या है, ये हम देखेंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द, एक तो साइकी जिसका आपको इंग्लिश याद रखना है PSYCHE, और दूसरा है लोगोस या लोगस जिसको कहते हैं LOGOS से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही क्या है, साइकोलॉजी कहलाता है।
अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं, आपको सीडीपी में जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसकी ढेरों परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन आपको वो याद नहीं, मतलब रटनी नहीं है, बस रिलेट करनी है। और वही जो डेफिनेशंस में यहाँ पर शब्द आपको मिलेंगे वही उस टॉपिक की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो यहाँ से आपके कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्ट के बेस पर बन जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं और कुछ लैंग्वेज में भी आते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है या गलत है। 4 बड़े बड़े से ऑप्शन दिए होंगे, यदि आपने वो परिभाषाएं या वो फैक्ट पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से आंसर दे पाते। और सीडीपी रटने की चीज़ है ही नहीं, यहाँ पर केवल समझना आपको है। ठीक है, तो देखिए मनोविज्ञान आप समझ गए होंगे क्या होता है। मनोविज्ञान मन का अध्ययन जो मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 2 शब्दों से बना है, साइको और लोगोस, ठीक है, अर्थात आत्मा का अध्ययन। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस देखेंगे हम मनोविज्ञान की। सबसे पहले क्रो एंड क्रो, आप किसी भी टॉपिक में जाना, ये जो विद्वान यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक दिए गए, सब टॉपिक्स में इनकी परिभाषाएं हैं अपनी अपनी। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो क्रो एंड क्रो हैं ये एक ही व्यक्ति का नाम नहीं है। एक आपके लीस्टन क्रो हैं और दूसरे हैं एलेक क्रो, ठीक है। तो ये दोनों जो क्रो करके महोदय थे, इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन करता है। इन्होंने 2 बातें कही, यदि आप ये 2 बातें याद रख पाते हैं तो आप कभी भी इनकी परिभाषा नहीं भूलेंगे मनोविज्ञान की। देखो यहाँ पर क्रो भी 2 बार है, तो इन्होंने क्या कहा, मानव व्यवहार मानव संबंध का अध्ययन है। वॉटसन ने क्या कहा, मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और इन्होंने ही कहा मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है मैकडूगल महोदय, इन्होंने क्या कहा, मैकडूगल का आप सिद्धांत पढ़ते होंगे, संवेग इन्होंने बताए हुए थे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान में कि आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। बोरेंग ने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनको आप याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ कब से हुआ है। तो जो अरस्तु थे, ये दार्शनिक थे एक, ठीक है। तो जो सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन वो अरस्तु के समय में माना जाता है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व में हुआ था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया फिर, तो जो दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय है वो हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स ने सन 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी जो मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई। तो इनकी बुक का नाम याद रखना। अब देखिए मनोविज्ञान, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस होती हैं समाप्त। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है उसका भी धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास होता गया। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान बना, मन मस्तिष्क का, ठीक है, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान जो स्वरूप हम पढ़ रहे हैं वो व्यवहार का विज्ञान है। तो कौन कौन से विद्वान ऐसे थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का मनोविज्ञान माना, और क्या इसमें कमी रह गई कि अगला जो विकास है वो होता गया, और किस शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया, किस शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसे माना जाता था आत्मा का अध्ययन। क्या कहते थे, मनोविज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करती वह मनोविज्ञान है। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब जो पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो पाई तो इसको नकार दिया गया। फिर आता है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो देखिए जो आत्मा का विज्ञान मानने वाले विद्वान थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है वो थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये याद रखिए तीनों विद्वानों के नाम। ये यूनानी दार्शनिक हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना, आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ भी हम अभी पढ़ करके आए हैं, क्या होता है, एक साइकी और लॉगोस यानी आत्मा का अध्ययन, ये उसका भी अर्थ था। तो पहले जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का विज्ञान ही मानते थे। लेकिन मनोविज्ञान की जो यह परिभाषा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, 16वीं शताब्दी में प्रचलित रही, ये आपको याद रखना है। परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या, उसके स्वरूप, उसके रंग रूप आकार, इसकी स्थिति और अध्ययन करने की विधि को स्पष्ट करने में असफल रहे।
यही परिभाषा धीरे धीरे क्या हो गई, फिर अमान्य हो गई। जब कुछ चीज़ ही स्पष्ट नहीं हो पा रही उससे, तो ऐसी परिभाषा क्या होगी, अस्वीकार ही होगी। तो ये अस्वीकार हो गई। और फिर आती हैं आपके मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मन का विज्ञान मानने वाले विद्वान। तो दूसरा जो आता है मनोविज्ञान, किसका विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का। तो ये कब आए, तो ये विद्वान आए जब आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया मध्य युग में, यानी 17वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और इसको मन का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इटली के पाम्पोनोजी और थॉमस रीड विशेष रूप से प्रमुख हैं। इनके अलावा भी लॉक और बर्कली का नाम भी इसमें आ जाता है। परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई, मतलब इसकी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तो जिस तरीके से आत्मा के विज्ञान को नकार दिया गया, उसी तरीके से मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर उदय होता है चेतना का विज्ञान। मतलब मनोविज्ञान क्या है, चेतना का अध्ययन करता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी, अब 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ ये कब आया, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी जो थी वो अंध युग माना गया है मनोविज्ञान में, याद रखिए। तो सबसे पहले जो आत्मा का विज्ञान आया वो कब आया, 16वीं शताब्दी में। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कब आया, तो वो आया 17वीं शताब्दी में। फिर 18वीं शताब्दी को अंध युग कहा गया, क्योंकि उस समय में क्या मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी खोज वगैरह नहीं की गई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और चेतना के विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन कौन थे, तो यहाँ पर याद रखना प्रमुख रूप से तो फ्रायड महोदय हैं। सिगमंड फ्रायड का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 3 प्रकार के मन की बात की है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। ठीक है, इसके अलावा बाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स हली, इन विद्वानों ने मनोविज्ञान को क्या माना, चेतना का विज्ञान, और इसी के रूप में इनको स्वीकार किया। क्या कहा इन्होंने कि जो मनोविज्ञान है वो चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ और स्वरूप के संबंध में एक मत नहीं हो पाए थे। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर देखिए सन 1905 में एक प्रसिद्ध विद्वान रहे विलियम मैकडूगल। इनकी जो पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इनको एक जगह नोट कर लें, याद कर लें कौन सी पुस्तक किसकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कब, 1905 में विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसका जो पृष्ठ क्रमांक 16 है उसमें चेतना को एक बुरा शब्द बताया और इसकी आलोचना भी इन्होंने की थी। तो ये चेतना का विज्ञान भी अस्वीकार हो गया। तो जब ये तीनों विज्ञान अस्वीकार कर दिए गए, फिर आता है व्यवहार का विज्ञान। और वर्तमान में जो हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं वो व्यवहार का विज्ञान ही है। ठीक है, अर्थात बिहेवियर का जो है विज्ञान है क्या, हमारा मनोविज्ञान। तो ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये आप कमेंट्स में बताना किसने कहा है। अब व्यवहार के विज्ञान मानने वाले विद्वान कई हैं, वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान उन्होंने बताया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की यही परिभाषा सर्वमान्य है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बताइए मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा कौन सी है। जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, या मनोविज्ञान जो है वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तो ऑप्शन देंगे तो याद रखना व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान में मनोविज्ञान। अब ये जो हम 4-5 मत पढ़ के आए कि चेतना को नकार दिया, आत्मा के विज्ञान को नकार दिया, तो इस पर एक परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। याद रखना, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, फिर उसने क्या किया, मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर इसने चेतना को ही अस्वीकार कर दिया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। ये किसका कथन है, वुडवर्थ का। किसका है, वुडवर्थ का कथन। अब देखिए ये तो हो गई बेसिक जानकारी की मनोविज्ञान का कैसे कैसे विकास हुआ। अब देखिए मनोविज्ञान की शाखाएं, और यहीं से हमें फिर अध्ययन करना होता है बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान से फिर आपका उदय होता है बाल विकास का। किसका, बाल विकास का, जिसको हमें पढ़ना है वृद्धि विकास क्या होता है, मनोविज्ञान की विभिन्न जो आपकी स्टेजेस होती हैं उनको पढ़ना है, विकास के आयाम आपको पढ़ने हैं, सारी चीज़ें। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी आपकी मनोविज्ञान की शाखा है। बाल मनोविज्ञान, जिसमें बालकों का अध्ययन होता है, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, सामान्य असामान्य मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय
मनोमितिकीय, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। तो 21 जो शाखाएं आप देख रहे हैं ये मनोविज्ञान की हैं। अब ये तो हो गई आपकी बाल मनोविज्ञान पढ़ने से पहले जो मनोविज्ञान था वो क्या था, फिर उससे ही आपका उदय होता है विभिन्न शाखाओं का और फिर हमें अध्ययन करना होता है बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, अब कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछता है मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है तो वो अरस्तु माने जाते हैं, और पूछेगा मनोविज्ञान की आदि जननी कौन है तो वो दर्शन शास्त्र है। क्या है? दर्शन शास्त्र, क्योंकि पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा रही थी। ठीक है, तो जननी पूछता है तो दर्शन शास्त्र है, और आधुनिक या आदि जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक जनक कौन है मनोविज्ञान के, तो विलियम जेम्स है। और दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था तो वो विलियम जेम्स ने ही किया था। ठीक है, तो आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, किसने की और कब की, ये याद रखना। तो जर्मनी में विलियम वुंट के द्वारा सन 1879 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए सन 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना होती है और ये स्टैनली हॉल के द्वारा होती है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना प्रयोग है वो किस पर किया है, या सबसे ज़्यादा जो अध्ययन है वो किशोरावस्था पर किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर विभिन्न वाद आते हैं, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद। 1892 में आया संरचनावाद, 95 में प्रकार्यवाद और 1913 में व्यवहारवाद। यदि हम इनका अध्ययन करना चाहें तो कम से कम 10 लेक्चर लग जाएंगे इन्हीं वाद को पढ़ने में, इतना बड़ा ये टॉपिक है। फिर देखिए सन 1928 में नरेंद्र नाथ सेन गुप्त और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। नेक्स्ट 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, यदि भारत की बात करता है तो कहाँ पर, तो कोलकाता विश्वविद्यालय में। किसने? तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्त के नेतृत्व में। कब? तो 1916 में स्थापित करी गई, और यह एक सुदृढ़ शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर रहे थे। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्र चिकित्सा का प्रतिपादन किया। मैस्लो ने मोटिवेशन एक पर्सनालिटी नामक पुस्तक दी थी 1954 में, और मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो जिसे हम कहते हैं, इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया जो हम पढ़ेंगे। ठीक। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये तो हो गई आपके विषय को शुरू करने से पहले की जानकारी, ये जानना जरूरी है। इसी से आपकी जो विभिन्न शाखाएं आई हैं, बाल विकास आएगा, बाल मनोविज्ञान आएगा, उसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं और आप क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।